अभी तक आपने सुना। अमृता बोली, दी कुछ ज़रूरी काम ना हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। सनी को अंदर पलंग पर सुला दो। सबसे दूर इतने समय से अलग रहते हुए अमृता को अब अकेलापन खलने लगा था। संध्या सनी को अंदर कमरे में सुलाकर वापस ड्राइंग रूम में आ गई। अमृता संकोच से बोली, मैंने आपको रोक लिया, आपको कोई ज़रूरी काम होगा? सनी के पापा इंतज़ार ना कर रहे हों? संध्या आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली, नहीं, ज़रूरी काम कोई नहीं है मेरे पास, और सनी के पापा अब हमारा इंतज़ार नहीं करते क्योंकि मैं उन्हें तलाक दे चुकी हूँ। अमृता के मुंह से एकदम से निकल गया, क्यों? फिर झेपते हुए बोली, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। संध्या बोली, नहीं, तुम्हारा मतलब वही था। तलाक कितना भी कॉमन हो जाए, लेकिन हकीकत यही है। एकदम से सुनकर सबको झटका लगता है। जिज्ञासा होती है, ऐसा क्या हुआ जो दो बंदे सारी ज़िंदगी एक साथ नहीं रह सके? अमृता क्या बोलती, चुप रही। संध्या जैसे अतीत में चली गई हो, दुखी स्वर में बोली, बहुत मारता और गाली गलौज करता था। शादी बनी रहे इसलिए काफ़ी टाइम तक सहती रही। फिर जब प्रेग्नेंट हुई तब भी उसने अपनी हरकतें नहीं बदली। एक दिन उसने पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दिया, सीधे दीवार से जा टकराई। बहुत डर गई थी बच्चे को ना कुछ हो गया हो। उस दिन उसका घर छोड़ दिया। पता नहीं सनी सुन नहीं पाता, कहीं उस मार पिटाई की वजह से ही ना ऐसा हुआ हो। जिस दिन उस साले ने पहला थप्पड़ मारा था तभी घर छोड़ देना चाहिए था। बहुत पछतावा होता है। और संध्या सुबकने लगी। अमृता की आंखें भी नम हो गईं। तुरंत एक गिलास पानी लाई। संध्या पानी पीते हुए बोली, कितनी बार लोगों को ये सब सुना चुकी हूँ, लेकिन हर बार रुला देता है। जिस दिन सामान्य होकर बोल पाऊंगी ये सब, समझूंगी इस नरक से बाहर आ गई हूँ। शरीर तो बाहर आ गया है इस यंत्रणा से, लेकिन आत्मा अभी भी अतीत में ही फंसी है। अब तो बस एक सपना है, सनी को काबिल बनाना है, अपने लायक हो जाए और औरतों का सम्मान करना सीख ले। अमृता बोली, बिल्कुल दी, जैसा आप चाहती हैं वो वैसा बनेगा। संध्या बोली, अब अपनी बता, वो भी मारता था क्या? अमृता चौंकते हुए एकदम से बोली, नहीं नहीं, उसने कभी हाथ नहीं उठाया। संध्या बोली, फिर? अमृता बोली, फिर क्या? अगर गाली गलौज और मार पिटाई नहीं करता तो हमें एहसानमंद होना चाहिए, पैर धोकर पीने चाहिए। क्या ये हमारा हक नहीं, इज्जतदार ज़िंदगी जीना? संध्या बोली, पाशविक व्यवहार ना हो स्त्रियों के साथ, ये बिल्कुल उनका हक है, लेकिन जो ऐसा व्यवहार करता है वो जानवर है, उसे कोई नहीं समझा सकता। और जो ऐसा व्यवहार नहीं करते उन्हें समझाया जा सकता है, वे मनुष्य होते हैं। कहीं ना कहीं मतभेद इसलिए होता है कि दोनों अलग अलग परिवेश और विचारधारा में पले होते हैं, एक दूसरे की बेसिक नेचर समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है सामने वाला अपने आप समझ जाए हम क्या चाहते हैं। अपनी तकलीफ़ बताने में हमारा अहम आता है। ऐसे थोड़े ना होता है। पति कई बार समझ ही नहीं पाता है कि परेशानी क्या है। अमृता ध्यान से संध्या की बात सुन रही थी। वो बोली, कुछ हद तक ठीक है ये बात, लेकिन पति को दिखता नहीं है, पत्नी परेशान है। संध्या बोली, देखो, मुझे लगता है पुरुष के लिए भी विवाह एक नया और अनोखा अनुभव होता है। शायद उसे स्वयं समझ नहीं आता है उससे क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बेपरवाह जिंदगी जी रहा था, अचानक एक बंधन में बंध गया, नहीं समझ पा रहा है कैसे उस जिम्मेदारी को निभाए। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुमने उसे समय ही नहीं दिया सामंजस्य बिठाने का। समय लगता है किसी भी रिश्ते को जो खून का नहीं होता है पनपने में। अमृता धीरे से बोली, शायद। संध्या बोली, मुझे एक और बात महसूस होती है, ये समाज में बदलाव का समय चल रहा है। सामाजिक संरचना बदल रही है, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है। हमने अपनी माँ को घर का काम कितनी शिद्दत से करते देखा है। सुबह से लेकर रात तक हर सदस्य आने जाने वालों के लिए एक टांग पर खड़े होकर गर्म खाना लगाते देखा है। हमारे अंदर भी यही संस्कार भरा है। उनकी तरह घर को बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहते हैं। जरा सी चूक हो जाए घर के काम में, बच्चों की परवरिश में, दूसरा तो बाद में कुछ कहेगा, हम पहले ग्लानि महसूस करने लगते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम भी इंसान हैं और इंसानों के लिए इतना काम करना नामुमकिन है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहना हमें सीखना पड़ेगा। अगर जीवन में आनंद और स्वास्थ्य नहीं तो जीना बेकार है। अमृता को ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहती थी। वो एकदम से उठी और ये कहकर चाय बना कर लाती हूँ,
रसोई में चली गई। जब वो चाय बनाकर लाई तो संध्या वहीं पड़ी एल्बम देख रही थी। अक्सर अमृता ओजस की याद आने पर वो एल्बम निकाल कर बैठ जाती थी। संध्या मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। फिर हंसते हुए बोली, कितना हैंडसम है ओजस, उसको अकेला छोड़, बहुत बड़ा रिस्क लिया है तुमने। किसी अंग्रेजन ने फंसा लिया तो देखती रह जाओगी। हाय, कितने प्यार से देख रहा है तेरी तरफ। इसलिए तो अमृता को वो फ़ोटो देखना अच्छा लगता था। ओजस उसे ऐसे निहारता है उन तस्वीरों में जैसे उसकी दुनिया बस वही है। अमृता रुआसी हो गई। संध्या ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, देख अमृता, अकेले ज़िंदगी काटना आसान नहीं है। अकेलापन और तनाव रहता है, और फिर ये समस्या का हल भी नहीं है। हर कोई शादी करके तलाक ले ले तो सामाजिक ढर्रा ही बिगड़ जाएगा। अपने बच्चों को हम सुरक्षात्मक माहौल कैसे देंगे? मैं तो कहती हूँ एक बार और कोशिश करना। चाय पीते हुए फिर इधर उधर की बातें कर संध्या चली गई। संध्या के जाने के बाद अमृता अनमना सा महसूस कर रही थी। उसका मन ओजस से बात करने का हो रहा था, लेकिन अभी तो वो सो रहा होगा। उसने अपने घर वालों से बात की, फिर नीचे पार्क में घूमने चली गई। कुछ काम ही नहीं दिख रहा था करने को, तो थोड़ी बोरियत लग रही थी। अकेले अपने लिए खाना बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। दूध ब्रेड खाकर पेट भर लिया। उसने निश्चय किया 10 बजे ओजस को फ़ोन करेगी। उसकी छुट्टी होगी, देर तक सो रहा होगा। उसने महसूस किया अब उसे ओजस से बात करने की बड़े बेचैनी रहने लगी थी। 10 बजे उसने उसको वीडियो कॉल लगाया। ओजस को देख उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? ओजस गहरी सांस लेते हुए बोला, यार सुबह से सफाई और कपड़े धोने में लगा हूँ। पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिलता है, थक गया हूँ। पता नहीं अमृता तुम कैसे कर लेती थी इतना काम, यहाँ तो कुछ समेटा ही नहीं जा रहा है। अमृता बोली, तुम्हें आदत नहीं है ना, इसलिए। तुम हमेशा मुझे ताना मारते थे, मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब है। ओजस बोला, अमृता तब घर के काम की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती थी, अब खुद करने पड़ रहे हैं तो समझ आ रहा है कितना टाइम और एनर्जी लगती है ये सब करने में। सॉरी यार, अब ध्यान आता है तुम कितनी मेहनत करती थी। अमृता ने पूछा, आज खाने में क्या खाओगे? नाश्ता किया कि नहीं अभी तक? वो बोला, बस बाथरूम और साफ करके दूध में कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगा, फिर खाना बनाता। लेकिन आज गौतम ने खाने पर बुलाया। अमृता ने पूछा, कौन गौतम? ओजस बोला, ऑफिस में साथ में काम करता है। कह तो कई दिन से रहा था, लेकिन कल माना ही नहीं। आज लंच उसके यहाँ करूँगा। सुनकर अमृता को राहत महसूस हुई। आज तो पेट भर के ढंग से खाना खाएगा। उसने ये कहकर फ़ोन काट दिया। चलो फिर काम निपटाओ और नाश्ता कर लो, सुबह उठकर पूछूंगी कैसा रहा लंच। बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही वो। पास होता तो उसकी बाहों के घेरे में सोना कितना सुकून देता। सुबह 7 बजे फ़ोन की घंटी सुन अमृता की आंख खुली। ओजस का वीडियो कॉल था। उसने अलसाई आंखों से फ़ोन ऑन किया और चौंकते हुए बोली, ओ माय गॉड, 7 बज गए, आज इतनी देर तक कैसी सोती रह गई? ओजस मुस्कुराते हुए बोला, छुट्टी है, 1 घंटा ज़्यादा सो ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? अमृता हंसते हुए बोली, सही कह रहे हो, मुझे 6 बजे उठने की आदत है तो ऐसा लग रहा है इतनी देर तक क्यों सोती रही। वो बोला, सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह एकदम तरोताज़ा लगता है। वो शर्माते हुए बोली, पहले तो कभी नहीं बताई ये बात। वो लंबी सांस लेते हुए बोला, पहले बहुत सी बातें नहीं बताई, पता नहीं किस भाग दौड़ में लगा रहता था। अब एक एक बात बताऊँगा फुर्सत से। ये क्या पहना है टी शर्ट, कौन सी है? अमृता झेपते हुए बोली, कोई नहीं, यूं ही पड़ी थी, कल कुछ दिखा नहीं तो पहन ली। वो हंसते हुए बोला, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आएगा, ये मेरी टी शर्ट है, तुम दिल्ली से लाई हो ना, मतलब तुम रात को मुझे मिस करती हो। वो बोली, रात दिन मिस करते हैं, इसको पहनकर सोती हूँ तो लगता है तुम्हारी बाहों में हूँ। वो उदास स्वर में बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे भी तुम्हारी नाइटी लानी चाहिए थी। मैं पहन कर तो नहीं सो सकता, लेकिन बगल में रखकर सोता तो शायद लगता तुम मेरे करीब हो। अमृता को हंसी आ गई, कितने फ़नी लगते अगर पहन कर सोते तो। वो बोली, वो भी हंसने लगा। अमृता ने पूछा, लंच कैसा रहा? वो बोला, ठीक ठाक था, तुम्हारे हाथों वाला स्वाद नहीं था। बहुत मिस करता हूँ तुम्हारे हाथों का बना खाना, एक एक चीज़ बनवा कर खाऊँगा और सब्जी वगैरह मैं काटूँगा। अमृता की आंखें नम हो गई। वो बोली, आप कह रहे हो मेरे हाथों का बना खाना तुम्हें अच्छा लगता था? मुझे लगता था तुम ज़बरदस्ती घर का खाना बना खाते हो। ओजस बोला, सच अमृता, तब कदर नहीं की, अब महसूस होता है क्या मिस कर रहा हूँ। अब उठ जाओ और मुझे बताओ पुलाव कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालना है। अब अक्सर ऐसा होता, ओजस पूछ पूछ कर अमृता से खाने का कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता रहता।
एक दिन अमृता सोने की तैयारी कर रही थी कि ओजस का वीडियो कॉल आया। ओजस मुंह बनाकर बोला, ये क्या अमृता, हमेशा पुरानी घिसी पिटी हुई टी शर्ट पहने रहती हो। वो पिंक कलर की नाइटी पहन लो ना, कितनी सेक्सी लगती हो उसमें। अमृता शर्मा कर बोली, अच्छा तुमने उस नाइटी को कभी नोटिस भी किया था? आश्चर्य है, मैं तो जब तक कमरे में आती थी तो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाते थे। वो बोला, यार इंतज़ार में लेटा रहता था तुम कब आओगी, और जब तक तुम काम निपटा कर आती मेरा सब्र जवाब दे जाता, मुझे गुस्सा आ जाता। अमृता बोली, मुझे लगता अगले दिन की थोड़ी तैयारी कर लूँ, इसलिए थोड़ा समय लग जाता था। एक दिन रविवार को अमृता ओजस के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था वो हफ्ते भर की खरीदारी करने गया होगा। जब बहुत देर हो गई तो उसने वीडियो कॉल की, इससे पहले कि वो सो जाता। जब ओजस ने फ़ोन उठाया तो अमृता उसे देख चिंतित स्वर में बोली, ये क्या कर रहे हो ओजस? फ़ोन भी मुश्किल से उठाया। वो छींकते हुए बोला, क्यों करती हो मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन? देखना चाहती हो मैं कितना परेशान हो रहा हूँ? हाँ, नहीं रहा जा रहा है मुझसे यहाँ अकेले, बहुत परेशान हूँ। अमृता चिंतित स्वर में बोली, क्या हो गया आज तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? पी रहे हो क्या? ओजस दुखी स्वर में बोला, हाँ पी रहा हूँ, सब कुछ भुला कर सोना चाहता हूँ मैं आज। मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। अमृता परेशान स्वर में बोली, नहीं ओजस, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, कमज़ोर नहीं पड़ सकते। कुछ महीने की बात है, निकल जाएंगे। वो दुखी स्वर में बोला, एक बात बताओ अमृता, क्या सारी गलती मेरी थी? क्या मैं इतना बुरा हूँ तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? अमृता दुखी स्वर में बोली, नहीं ओजस, गलती मेरी भी थी। मैंने ज़िंदगी को बहुत गंभीरता से ले लिया, तुम्हारे स्वभाव को समझा नहीं और अपने स्वभाव के अनुरूप तुमसे उम्मीद करती रही तुम व्यवहार करोगे। बिना अपनी बात तुम्हारे आगे रखे दिमाग में खिचड़ी पकाती रही। ओजस बोला, हाँ मैं कई बार समझ ही नहीं पाता था तुम इतनी उखड़ी और खामोश क्यों हो जाती थी। मैं कई बार तुमसे कहता था नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है वह काम छोड़ दो, लेकिन तुम करती रहती थी। तो मुझे लगा शायद तुम्हें घर के काम करना बहुत पसंद है, लेकिन अब समझ आया घर के काम करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो घर अव्यवस्थित रहता है जो मानसिक परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन तब तुम शायद कहती तो मैं समझ नहीं पाता और झगड़ा हो जाता, लेकिन अब समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी को। अब तो मैं बहुत काम सीखता जा रहा हूँ, तुम्हारी सब कामों में मदद कर दिया करूँगा। अमृता हंसते हुए बोली, हाँ मुझे दिख रहा है कितना सीख रहे हो। कल टमाटर काटे तो भुर्ता सा बना दिया। वो बोला, जब तक आऊँगा एक्सपर्ट हो जाऊँगा। फिर अमृता बहुत देर तक इधर उधर की बातें करती रही जिससे उसका ध्यान पीने पर से हट जाए। अमृता की इस बीच संध्या और सनी से अक्सर मुलाकातें होने लगी थी। आसपास घूमने भी चले जाते थे। दिवाली आने वाली थी। संध्या बोली, दिवाली पर हम दोनों माँ बेटे हमेशा अकेले होते हैं, बड़ी उदासी महसूस होती है। इस बार अगर तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं है तो साथ मनाते हैं, तुम्हारी सोसाइटी में अच्छी रौनक होगी, सनी को बहुत मज़ा आएगा। बल्कि मैं सोच रही हूँ यहीं कोई फ्लैट किराए पर ले लेती हूँ। अमृता खुश होती हुई बोली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, छुट्टी इतनी कम मिलती है दिवाली पर, इसलिए घर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। फिर संध्या और अमृता ने मिलकर निश्चित किया क्या खरीदेंगे और कैसे सनी के लिए दिवाली मज़ेदार बनानी है। सनी भी बहुत उत्साहित था सारी तैयारी देखकर। एक हफ्ते पहले ओजस का फ़ोन आया। वो बोला, मॉम कह रही थी अगर तुम दिल्ली नहीं जा रही हो दिवाली पर तो मॉम डैड के पास दुबई चली जाओ। मैंने हाँ कह दिया है, उन्हें अच्छा लगेगा। अमृता हैरानी से बोली, ओजस मुझसे पहले पूछ तो लेते, तुम नहीं बदलोगे। मैंने संध्या दी को हाँ कर दिया है, सनी इतना उत्साहित है मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। ओजस आश्चर्य से बोला, मेरे मॉम डैड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें वो संध्या लग रही है जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अमृता बोली, बात रिश्ते की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। मैं उस बच्चे को प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अब मैं अपना प्रोग्राम नहीं बदल सकती। ओजस गुस्से में बोला, तुम्हें हर बात ना मानने की जिद है। अमृता भी गुस्से से बोली, और तुम्हें भी मेरी तरफ से निर्णय लेने की जिद है। ओजस, ना बोलने का मेरा अधिकार क्यों छीनते हो बार बार? ओजस बोला, पति पत्नी के बीच ये अधिकार वाली बात कहाँ से आ गई? अमृता, मॉम डैड को तुम्हारी फिक्र है इसलिए वे तुम्हें दिवाली पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। अमृता बोली, अच्छी बात है ओजस, वे मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस मासूम बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकती। ओजस ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया। अमृता का मन दुखी हो रहा था। ओजस उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। लगा जहाँ से शुरुआत की थी फिर वापस वहीं पहुँच गई। थोड़ी देर बाद ओजस का फ़ोन आया। अब वो नम्र स्वर में बोला, सॉरी अमृता,
मैं फिर वही गलती करने जा रहा था। मैं बार बार भूल जाता हूँ तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, एक स्त्री भी हो जिसकी अपनी पहचान है, अपना मन है। मैंने मॉम को कह दिया है इस बार तुम वहाँ नहीं जा पाओगी, और आगे कोई प्रोग्राम बनाना हो तो डायरेक्ट तुमसे बात करें। अमृता नम आवाज़ में बोली, थैंक्स ओजस, मुझे समझने के लिए। ओजस मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए अमृता, मुझे अब तक तुमने झेला है, अब मैं सचमुच अपनी सोच और बोली में सुधार लाऊंगा। दिवाली पर अमृता को सनी और संध्या के साथ बहुत मज़ा आया। सनी बहुत घुल मिल गया था उसके साथ। संध्या बोली, तुम्हें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है। अमृता शर्माते हुए बोली, सही कह रही हो आप, मुझे नहीं पता था मुझे बच्चों से इतना लगाव है। इंसान की ज़िंदगी में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, पूर्णता का एहसास करवाने के लिए। दिसंबर के पहले हफ्ते में अमृता की सास का फ़ोन आया, बेटा नए साल पर तुम्हारा कोई प्रोग्राम हो तो बताओ। अमृता बोली, मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, मैं सोच रही हूँ इस बार 10 दिन की छुट्टी ले लूँ और बेंगलुरु के आसपास की सब जगह घूम लेते हैं। आप दोनों यहीं आ जाओ और मैं भूमि और मोहक को भी बुला लेती हूँ। सास को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो बोली, ठीक है, तुम्हारा उन्हें बुलाने का मन है तो बुला लो, मैंने तो इसलिए पूछ लिया था, कहीं तुम्हें ये ना लगे ओजस के पीछे हमने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। अमृता बोली, आप एक बार मेरी बात मान कर आओ तो पांचों घूमने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मेरे कारण वे भी तो आपके परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं। कई बार समझाने के बाद सास मान गई। सास ससुर के वापस जाने के बाद ओजस का फ़ोन आया। वो बोला, मॉम डैड बहुत खुश थे, उन्हें बड़ा मज़ा आया बेंगलुरु घूमकर। कह रहे थे कहीं भी जाते मोहक इतना ध्यान रखता, जरा से भी तकलीफ नहीं होने दी। अमृता मुस्कुराते हुए बोली, पहले उन्हें झिझक हो रही थी मेरे मायके वालों के साथ कैसे 8-10 दिन रहेंगे, लेकिन जब मैंने समझाया कि हम सब एक ही परिवार हैं तो वो समझ गई। ओजस बोला, अमृता मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने पहले पूरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है तुमसे अलग हुए सदियां बीत गई हैं। मैं प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही तुरंत बेंगलुरु तुम्हारे पास आऊँगा। अमृता खुश होते हुए बोली, सच? मुझे विश्वास नहीं हो रहा अगले महीने तुम वापस आ जाओगे। ओजस बोला, और पूरे 1 महीने की छुट्टी होगी मेरे पास। हम दोनों आराम से डिसाइड करेंगे आगे कहाँ रहना है। अगर तुम्हें बेंगलुरु रहना है तो बेंगलुरु की पोस्टिंग ले लूँगा, और अगर दिल्ली रहने का मन है तो हम दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। अमृता बोली, तुम कहाँ रहना चाहते हो? वो हंसते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस 1 साल में मैं समझ गया हूँ तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूँ। अमृता एक लंबी सांस लेते हुए बोली, सही कह रहे हो, मुझे भी एहसास हो गया है तुम्हारे बिना ज़िंदगी में कोई रस नहीं। अमृता और ओजस के लिए अब 1 महीने का समय एक दूसरे से अलग रहकर काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ़ोन पर वे भविष्य की योजनाएं बनाते और लंबी लंबी बातें करते। आखिर ओजस के आने का दिन आ ही गया और अमृता उसे लेने एयरपोर्ट गई। ओजस को देख वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर भावुक होकर उसके गले लग गई। ओजस उसे कसकर बाहों में लेते हुए बोला, यार मेरे आने का इतना दुख हो रहा है कि रोना शुरू कर दिया। अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, एकदम आज्ञाकारी पति की तरह रहूँगा। अमृता उससे अलग होते हुए उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोली, ओजस तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है, विश्वास नहीं हो रहा तुम मेरे सामने खड़े हो, कितने दुबले हो गए हो, बिल्कुल अंग्रेजी बाबू लग रहे हो। वो हंसते हुए बोला, हाँ 7 किलो वजन कम हो गया। अमृता बोली, मैं तुम्हें एक से एक चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी, वापस तुम्हें पहला जैसा ओजस ना बना दिया तो बात है। ओजस उसके कानों में फुसफुसाया, चले यह साल भर की शिकवे शिकायत यहीं खड़े होकर करते रहने हैं। टैक्सी में बैठ ओजस ने अमृता का हाथ किस करते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया वापस आकर, बहुत मिस किया तुम्हें और अपने देश को। अमृता उसके करीब खिसक उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है तुम वापस आ गए हो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ओजस बोला, एक प्रॉमिस करो, कोई बात बुरी लगे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं लगे तो साफ बोलोगी, लड़ लेना झगड़ लेना, लेकिन दूर जाने का मन ही मन निर्णय नहीं लेना। अमृता हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं लूँगी, तुम जितना परेशान हुए अलग होकर उतना ही मैं दुखी रही, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों फिर खामोश एक दूसरे के करीब बैठे रहे। साथ सुकून दे रहा था। घर देखकर ओजस बहुत खुश हुआ, फिर बोला, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? अमृता गर्व से बोली, बहुत बढ़िया, मेरे काम से बॉस बहुत खुश हैं, 1-2 प्रोजेक्ट मैंने लीड भी किए हैं, पिछले महीने मुझे प्रमोशन मिला था। ओजस बोला, तुम सचमुच बहुत काबिल हो, गृहस्थी और जॉब दोनों बखूबी निभाए हो तुमने।
अब मैं तुम्हारा दोनों क्षेत्र में पूरा सहयोग दूंगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रमोशन को सपोर्ट करेंगे। अमृता खाना लगाते हुए बोली, पहले कुछ खा लो ओजस, इतने दुबले हो गए हो। मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, क्या क्या खाने का मन है, एक एक कर सब बनाकर खिलाऊंगी। ओजस हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गया। एक एक गस्से का स्वाद लेते हुए बोला, वाह, इस एक साल में इस स्वाद की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। दिल, जबान और पेट तृप्त हो गए। तुम भी कुछ खा लो, नहीं तो मैं सब खत्म कर दूंगा। अमृता बैठते हुए बोली, तुम्हें इतने स्वाद से खाता देखकर मेरा पेट भर गया ओजस। फिर ओजस ने अपना सामान खोलना शुरू किया। अमृता के लिए एक सुंदर सी ब्रांडेड घड़ी लाया। मोहक, भूमि, अपनी मौसी की लड़कियों, सबके लिए गिफ्ट लाया था। अमृता को अच्छा लगा, वो सबके लिए कुछ न कुछ लाया था और बड़े उत्साह से दिखा रहा था। तभी अमृता की नज़र उसके सूटकेस पर रखे एक पैकेट पर पड़ी। अमृता पैकेट खोलते हुए और उसमें से एक झिनी नाइटी देखकर आश्चर्य से बोली, ये किसके लिए लाए हो, इतनी पारदर्शी नाइटी? ओजस आंख मारते हुए बोला, दुकान पर देखा तो अपनी पत्नी को इसमें इमेजिन कर उत्साहित हो गया। तुम्हें क्या लगता है वो पहनेगी इसे? अमृता मुंह बनाते हुए बोली, वो थोड़ी शर्मीली है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। उसे बाहों में लेते हुए ओजस बोला, अगर पति रिक्वेस्ट करे तो भी नहीं पहनोगी क्या? उसने एक साल ज़बरदस्ती मुझ पर ब्रह्मचर्य ठोक दिया, अब तो उसे मेरी बात माननी चाहिए। अमृता उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, हाँ, इस बात की सज़ा तो मिलनी चाहिए। तुम बोलो तो 4-5 दिन की छुट्टी ले लूँ। वो हंसते हुए बोला, वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई। फिर गंभीर होते हुए बोला, नहीं अमृता, अब मैं तुम्हारे कैरियर को भी अपने कैरियर जितना महत्व दूंगा। ज़बरदस्ती की छुट्टी नहीं लेंगे। इस महीने के आखिरी में हमारी शादी की वर्षगांठ है। मैं चाहता हूँ तुम तब 3 या 4 दिन की छुट्टी लो और हम किसी रिसोर्ट में रहने चलेंगे। अभी तो मैं तुम ऑफिस से आने के बाद जितना समय दोगी उससे ही काम चला लूँगा। अमृता बोली, मैं तुम्हारी मुलाकात संध्या जी और सनी से कराऊंगी। सनी बहुत प्यारा बच्चा है। ओजस बोला, सनी की तारीफ कर करके तुम मेरा दिमाग बहुत चाट चुकी हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ पक रहा है तो साफ साफ बताओ। अमृता शर्माते हुए बोली, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ओजस खुश होते हुए बोला, क्या सचमुच तुम बच्चा चाहती हो? मुझे लगा अभी तुम 2-3 साल फैमिली के बारे में सोचना नहीं चाहोगी। अमृता बोली, शायद नहीं सोचती, लेकिन जब से सनी से मिली हूँ मेरे अंदर की ममता जगाती है उसने। मैं चाहती हूँ मेरी गोद में नन्हा मुन्ना सा छोटा सा हमारा बच्चा खेले। ओजस बोला, ठीक है, मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन मैं करूँगा, रात दिन एक कर दूंगा। अमृता उसको धक्का देकर उससे अलग होती बोली, बस बस रहने दो, तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई। थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थे। अमृता के ऑफिस से आते ही दोनों योजना बनाते और कहीं आसपास घूमने निकल जाते। ओजस को 3-4 दिन के लिए दिल्ली ऑफिस जाकर अपने काम की रिपोर्ट देनी थी। दोनों को 4 दिन अलग रहना बहुत अखर रहा था। ओजस बोला, सोचा अमृता, आगे कहाँ रहना चाहती हो? मैं दिल्ली हेड ऑफिस में इस हिसाब से बात करूँगा, आगे कहाँ रहने का मन है। अमृता बोली, रहना तो दिल्ली में ही है, अच्छा लगता है अपनों के बीच में, लेकिन कई बार अपनों के बीच ज़िंदगी बहुत हैक्टिक हो जाती है, रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं, हर किसी को खुश करना नामुमकिन हो जाता है। ओजस बोला, पहली वाली गलती अब नहीं होगी। हम अपनी प्राथमिकता निश्चित कर सब काम करेंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारी गृहस्थी, सेहत और जॉब, उसके बाद दोस्त और रिश्तेदार। इस बार मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी जहाँ भी रहेंगे। अमृता बोली, ठीक है, हम फिर दिल्ली में रहने का डिसाइड करते हैं। मैं भी अप्लाई कर देती हूँ अपने ऑफिस में। ओजस दिल्ली में सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ, अपनी ससुराल भी गया और 3-4 घंटे रुका। उसे पहली बार महसूस हुआ उनके निश्चल प्रेम की उसने पहले कदर नहीं की थी। उसके लाए गिफ्ट देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। जगदीश और शिखा उत्साहित होकर उससे अमेरिका के बारे में पूछते रहे। फिर जब उसने बताया जल्दी ही वह लोग दिल्ली रहने आने वाले हैं तो सबके चेहरे खिल गए। बेंगलुरु जाने से पहले वो 1-2 दिन के लिए अपनी मॉम डैड से मिलने गया। रिसोर्ट में दोनों ने अपनी शादी की वर्षगांठ को बड़े खुश होकर मनाई। अमृता याद करते हुए बोली, ओजस, याद है पहली वर्षगांठ पर हमने एक दूसरे को कैसे दुखी होकर बधाई दी थी? ओजस हंसते हुए बोला, यार, तुमने जब मेरे साथ अमेरिका आने को मना किया मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए थे। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हुआ था तुम इतना कठोर निर्णय भी ले सकती हो।
मेरी हर बात को खामोशी से मान लेती थी। मुझे आदत पड़ गई थी अपनी हर बात मनवाने की, लेकिन मुझे तुम्हारी अहमियत भी समझ आ गई और मन में तुम्हारे लिए मान भी बढ़ गया। अब हमारी गृहस्थी की गाड़ी डावाडोल नहीं होगी, पकड़ मजबूत होगी। अमृता दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी। एक बार फिर उसे अपना बसा बसाया घर छोड़ने को दुख हो रहा था, लेकिन इस बार ओजस का साथ था, इसलिए मन में उमंग भी थी। संध्या और सनी मिलने आए तो उसके दिमाग में विचार आया। वो बोली, संध्या दी, आप इस सोसाइटी में शिफ्ट होना चाह रही थी ना, यही मकान ले लो किराए पर, सब जमा जमा है, आपको पसंद भी है और मुझे भी अच्छा लगेगा। एक एक चीज़ इतने शौक से लाई थी, आप इस्तेमाल करेंगी तो। संध्या खुश होते बोली, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने पता किया था इस सोसाइटी में कोई घर खाली नहीं है। दिल्ली में दोनों ने फिर एक बार मकान किराए पर लिया और इस बार मिलजुल कर सजाया। एक दिन अमृता को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगी तो उसने डॉक्टर को दिखाया। अमृता की प्रेगनेंसी खबर सुन दोनों बहुत खुश हुए। अमृता के माँ बाप और ओजस की मौसी के लाड़ चाव और उचित देखभाल में अमृता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोनों उसकी परवरिश मिलजुल कर रहे थे। अमृता के लिए वो बहुत बड़ा दिन था। ऑफिस की तरफ से एक बड़े समारोह में उसे बेस्ट एम्प्लॉय की ट्रॉफी मिल रही थी। दर्शकों में ओजस अपने पुत्र को गोदी में लेकर बैठा था। ट्रॉफी लेकर अमृता स्टेज से उतर रही थी तो ओजस वहीं पहुंच गया और सीढ़ियों से उतरती अमृता का हाथ थाम लिया। अमृता की आंखों में आंसू थे। उसने ट्रॉफी ओजस को पकड़ा दी और बेटे को गोद में लेते हुए बोली, ओजस, तुमने मुझे जिंदगी में सफलता और संतुष्टि दोनों दी है। आज की स्त्री गृहस्थी और अपनी पहचान दोनों चाहती है और घर वालों के थोड़े से सहयोग से ही ये मुमकिन हो सकता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्रेम और मान भर गया है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए ओजस बोला, तुम्हारे बिना बोले ही मैं समझता हूँ तुम कितनी प्रसन्न हो और इस कारण हमारी लाइफ में सुकून ही सुकून है। अमृता बोली, भगवान करे हमारी खुशियाँ यूं ही बनी रहे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।